तो मैं कल मैं सोच रही थी कि सारे दुनिया के एक्सीडेंट मेरे सामने क्यों होते हैं। मुझे एक होम सेटअप करना है जहाँ उनका घर हो। तो मेरी मम्मी को तो लगा शायद मेरी बेटी को मैं कुछ किसी ने कर दिया है। लाइफ में मेरी पहली बार था कि कोई बच्चा मेरे हाथ में था और मैं उसको मरता हुआ देख रही हूँ। तो देखो चमत्कार है, आपको रास्ता ना ऊपर वाला दिखाना शुरू करता है। बड़ी मम्मा तो बच्चों ने अपने आप ही बोलना सीखा। मुझे लगता है शायद ये माँ शब्द अपने आप आता है, इसको कोई नहीं सिखाता। अबेंडन वो बच्चे होते हैं जिनको फेंक दिया जाता है। हमें सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में, कॉलेज में देनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए। बच्चा रख के भूल जाते हैं लोग, पैसा रख के नहीं भूलता। देखो रोटी की भूख वही जानता है जो भूखा होता है। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ छोटी फैमिलीज हैं, वैसे अच्छी मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों का ये हाल। नमस्कार, स्वागत है आपका अनपढ़ गॉसिप के एक नए एपिसोड पे। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाएँगे ना, क्योंकि हम सब अपने जीवन में ये सोच के चलते हैं कि हम सबको माँ की ममता और पिता का प्यार ज़रूर मिलता है। ये हम सबके जन्म से हमारे ख़्याल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आज भी भारत और विश्व में कई ऐसे बच्चे हैं, जिनको नहीं पता कि उनको किसने जन्म दिया, लेकिन जो उनको थामता है, वो उनकी सबसे बड़ी माँ होती है। और ऐसे ही कई बच्चों को सँभालने वाली, उनको नई दिशा देने वाली, नई ऊर्जा देने वाली, नई पहचान देने वाली मिसेस सिमरन लामा जी से हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं। सिमरन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे अनपढ़ गॉसिप के एपिसोड में। नमस्कार। अ, जैसे इंट्रो में मैंने कहा, तो हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले जर्नी आपसे ही हम जानें। पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ। ये मेरा नाम सिमरन लांबा है और मैं मास्टर्स कर रही थी, जब मेरी पढ़ाई भी इसी फील्ड में थी। तो तब मुझको लगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं, मास्टर्स किस कोर्स में कर रही थी आप? एमएसडब्ल्यू कृषि सोबत में हम लोग मैं कर रही थी। बचपन से भी काफ़ी रुझान था शुरू काम से हम लोग को, मैं करती थी काफ़ी ज़्यादा हेल्प वगैरह। उस टाइम पता नहीं था कि इस चीज़ में भी पढ़ाई होती है। जब मैंने मास्टर्स किया तब मेरे को लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए लाइफ के अंदर। तो मैंने एक ऑर्फनेज में, हम लोग इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे मैं एज़ अ इंटर्न हुई। वहाँ बॉयज़ होम था, 7-8 बच्चे वहाँ पे ऐसे थे। थोड़े मैं जब गई ना तो उन बच्चों के मतलब वो नहीं था, मासूमियत टाइप की नहीं थी, उनकी आँखों में कुछ दर्द सा था। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोल के एक आईपीएल का मैच स्पॉन्सर करवाया उन बच्चों के लिए। तो आईपीएल के मैच में मैं उन बच्चों को लेके गई थी, 7-8 बच्चों को, प्लस अपने दोनों बेटों को भी लेके गई थी। लड़कों को मैच बहुत पसंद आता है। अब जितने खुश मेरे बेटे थे उस मैच को देख के, उतने खुश वो 8 लड़के नहीं थे। मैंने उससे पूछा, "बेटा अच्छा नहीं लगा? क्या क्या वो है मतलब?" तो उन्होंने कहा, "नहीं मैडम, हमको तो पता है किसी ने हमें स्पॉन्सर किया होगा, फिर हमको थैंक्स करना है और फिर हमको हमारे ऊपर ऐसे।" वो उस रात को मैं सो नहीं पाई, क्योंकि बच्चे कहीं न कहीं माँ-बाप को, और वो चीज़ तो बच्चे जब बड़ा होता है समझ आता है कि कोई उनको दान दे रहा है, तो वो एज़ अ चैरिटी केस पलते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत खली कि इस उम्र में इनका बचपना खत्म नहीं होना चाहिए और इतनी मैच्योर बच्चे नहीं होने चाहिए। मैम, जब आप इंटर्नशिप के लिए गई हैं, आपने बताया कि तो जो आपके पेरेंट्स या समाज में कभी जो सोशल वर्क की तरफ रुझान था, वो किस चीज़ को देख के था? हम आऊँगा, मैं ऑर्फनेज पे भी वक़्त करें आपका। वो किस चीज़ को देख के, या कब आपको मन में आया कि यार नहीं, इस कोर्स को, या क्योंकि आपने जैसे कहा वास्तव में एमएसडब्ल्यू जैसे कोर्सेज़ जो होते हैं, मतलब सोशल वर्क, लोगों को पता नहीं होता कि यार इसमें भी ऐसा चीज़ होती है। तो वो रुझान आज ही शुरू हुआ। वो ऐसा था जैसे अब घर पड़ोस में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं हमेशा ऐसी सिचुएशन में फँसती थी कि वो एक्सीडेंट मेरे सामने हो रहा है। मैं उठा के उसको लेके जाती थी। तब फ़ोन्स वगैरह होते नहीं थे, फिर पुलिस लिखती भी थी। तो मैं कल मैं सोचती थी कि सारी दुनिया के एक्सीडेंट मेरे सामने क्यों होते हैं, या कुछ भी ऐसा चीज़ मेरे सामने मैं अपने को बहुत अवॉइड करती थी क्योंकि घर से डाँट पड़ती थी। अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि आपके फ़ोन्स वगैरह, तब बहुत मुश्किल होती थी। और बीइंग अ गर्ल, ये चीज़ें करना, थाने में जाके बैठना, स्टेटमेंट देना, फिर समन ना रहे कोर्ट में जाना। तब फिर मैंने बीच में छोड़ दिया कि नहीं, अपना लाइफ फिर जब पढ़ाई खत्म करके लाइफ किया, पैसे कमाओ, अपने जॉब्स करो। फिर सदमा मुझे एक दिन आया कि यार मैं लाइफ पैदा किस लिए हुई हूँ? प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान बनाने के लिए? ऊपर वाले ने अगर मुझे पैदा किया, कुछ तो सोच के किया होगा ना। मैंने अपनी सुपरवाइज़र को फ़ोन किया कि आज मैं ऑफ़िस नहीं आऊँगी। उसने कहा, "नहीं तो छुट्टी ले ले, तू कोई बात नहीं।" मैंने कहा, "नहीं, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ करना है लाइफ़ में, पर करना क्या है ये मुझे नहीं पता था कब।" रास्ता नहीं। वाइफ ने बता था और मैं बहुत बेचैन थी, सब कुछ होने के बावजूद कभी-कभी मन ना बहुत भर जाता है। आपका रोने का मन करता है, फिर समझ में नहीं आता अब मैं क्यों रोऊँ मैं?
फिर मेरी फ्रेंड ने कहा तू एक काम कर, तू ये पढ़ाई शुरू कर दे और मास्टर्स वगैरह कर। फिर मैंने एमएसडब्ल्यू स्टार्ट की। तब जब मैं बच्चों से मिली और मुझे वो बच्चे ऐसे लगे और फिर जब पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, फिर मैं तब डिसाइड किया नहीं, मुझे एक होम सेटअप करना है, जहाँ उनका घर हो। और ऐसे नहीं कि उनको ये लगे कि जब वो बच्चे बड़े हो कि हाँ, इनको चैरिटी किया गया है, कुछ भी चीज़ स्पॉन्सर, क्योंकि बच्चे ना समझते हैं, एक आँच पे आँखें। इसलिए हम लोग अपने होम में कभी किसी को ये नहीं कहते कि आप आके केले या कुछ भी डोनेशन बच्चों के हाथ में दो, नहीं। शुरू में जब एक बात होगी कि हाँ, कि अब आपको चलिए कहीं रास्ता नहीं पता था, वो रास्ता समझ में आया, रास्ते पे आगे बढ़ने से पहले अड़चनें भी होती हैं और कई बार फैमिली अड़चनें भी, जब आप शादीशुदा होते हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, तो रोल ऑफ जो हस्बैंड है या फैमिली का जो रोल है, वो कैसे था कि जब आप, क्योंकि जिस रास्ते पे आप चलने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, वो ये सबको पता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण रास्ता होगा, है, कांटों से भरा रास्ता है चीज़ों का, और उसमें भी सबसे सेंसिटिव अगर हम बात करें कि बच्चों को संभालने वाला, तो फिर वो बात कैसे और कैसे? बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो फैमिली मानती ही नहीं है इस चीज़ को। मेरी मम्मी को तो लगा शायद मेरी बेटी को ना कुछ किसी ने कर दिया है। वो संसार सुख छोड़ के क्या करना चाहती है। तो कई बार वो मंदिर में भी लेके गई, हवन भी करा गुरु ने, बहुत चीज़ें करी। पर उनको मैंने क्लियर कह दिया कि मुझे समझ में आ चुका है, मैं यही करूँगी। अगर मैं इसको नहीं कर पाई और आप लोगों को प्रेशर है तो शायद कहीं न कहीं ना मैं घुटूँगी। मुझको जीना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी बेटी जिए, लाइफ में कर्क है, तो मुझे इसके साथ जीने दो। फिर उनको लगा ठीक है तू कर ले, फिर सबको लगा शायद 1-2 महीने का शौक है, जब इस करेगी, अपने आप इसको पता चल जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगी। फिर जब उन्होंने परमिशन दे दिया, सारा कुछ किया, तो मैंने शुरू किया ये लगभग किस सन की बात है जब आपने पहली बार कदम रखा? 15 में, 2015 15 मैंने स्टार्ट किया था, हाँ जी। तब उस टाइम पे गवर्नमेंट का लॉ भी चेंज हुआ था अडॉप्शन के लिए, तब कारा इम्प्लीमेंट हुआ था। तब मुझे और अच्छे से लगा कि अब तो हम लोग खाली करेंगे होम्स को। तो जब आपने 15 में इस क्षेत्र में आई, उन बच्चों की आपने कहानी बताई जिनको आप मैच दिखाने गए थे। फिर ये जर्नी किस तरीके से आगे बढ़ी और किस तरीके से, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि क्योंकि इतना आसान भी नहीं है कि भारत में हमेशा ये कहा जाता है, सरकार से भी हम अपील करेंगे कि जिस तरीके से जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बहुत सी बॉक्सेस को टिक मार करना होता है। उन चुनौतियों से कैसे लड़े और किस तरीके से शुरुआत? उनसे लड़ना वाक़ई में बहुत मुश्किल है। जब आप नए-नए फ़ील्ड में होते हो, आपको गाइडेंस नहीं मिलती है आपको। और मेरी लाइफ़ में शायद अच्छे कर्म लगाओ या कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे काम सिखाया। मैं उनसे पूछती थी कि कैसे होगा? क्या मैं भी कर पाऊँगी? मुझे खुद को भी डाउट होता था। जब पहली बार एक बच्चा मेरे पास बहुत बीमार था और मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई हॉस्पिटल। मुझे समझ में नहीं आया था, फंड है नहीं और मैं हॉस्पिटल लेके पहुँची हुई हूँ। और फिर उन्होंने रेफ़र किया गवर्नमेंट में के लिए हम लोग। तो हम गवर्नमेंट में गए, डॉक्टर ने कहा ये तो बस आधे घंटे में मर जाएगा। लाइफ़ में मेरी पहली बार था कि कोई बच्चा मेरे हाथ में था और मैं उसको मरता हुआ देख रही हूँ। डॉक्टर ने कह दिया आप ले जाओ, ये 2 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। और उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था यार करना क्या है? आपके हाथ में कोई दम तोड़ रहा है तो मतलब बहुत मुझे लगता था यार कैसे, मुझे ऐसा था नहीं मैं ही सुसाइड कर लूँ, मैंने क्या कर लिया? क्योंकि आप एक अच्छी लाइफ़ अच्छे से आते हो, जब आप इस चीज़ में आते हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है। और कहते हैं ना परमात्मा है यार किसी के साथ। उस टाइम सडनली किसी बंदे का फ़ोन आया, उसने पूछा एडॉप्शन के लिए, मैंने कहा मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम। उसने कहा मैडम बच्चे का ट्रीटमेंट प्राइवेट में नहीं होगा। मैं हो जाएगा पर मेरे पास पैसे नहीं है। कह रहा आप जाओ आप एडमिट कराओ। मैंने एडमिट करा दिया। फिर सबने कहा तूने किसी रैंडम फ़ोन की वजह से तूने एडमिट करा दिया, पैसा कैसे? और उस आदमी ने उस बच्चे के 5 दिन के पैसे दे दिए और वो बच्चा जिया और आज वो बच्चा कम से कम 10 साल का हो गया। अडॉप्शन में गया खुद से। तो देखो चमत्कार है, आपको रास्ता ना ऊपर वाला दिखाना शुरू करता है। हम लोग थकते हैं, एक टाइम आता है यार क्या है? कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? पर सलाह देने वाले और अच्छे लोग भी आते हैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। आपने वर्ड कहा चमत्कार, हुँ, और आपकी जो एनजीओ है उसका भी नाम मिरेकल। मेरा ड तो नाम कैसे सोचा और किस तरीके से कहानी आई वर्ड? बच्चों उस बच्चों से रिलेटेड है, तो मैं उस हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं कहा मेडिकल ही रख देते हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं हमारे पास वो मेडिकल से कम नहीं है। क्योंकि मेरा माने जो फेंकने वाला वो बदकिस्मत है और बच्चा अपनी ज़िंदगी लेके आ रहा है और अपनी लाइफ स्टाइल में अपना सब कुछ लेके आ रहा है। तो फिर कब डिसाइड किया? मैं कहा ऐसे ही रख देते हैं, मिरेकल से बड़ा क्या है? बात करते-करते ऐसे ही नाम आया दिमाग में कि मिरेकल है। उन्होंने फिर मेरा तो स्टार्ट कर दिया।
उसके अलावा आज भी आप मिरेकल कर रही हो और लगातार करते आए रहते थे। हैं। कई कहानियाँ सुनी हैं अब तक मैंने आपके बारे में जो पढ़ा या हमारी रिसर्च टीम ने जो निकाला। मतलब एक बच्चे को लेके 2 या 3 एकदम उसी कपड़ों में या चीज़ों में, कुछ कहानियाँ ऐसी जो कई प्रेरणा दे सके। थोड़ा-सा हमें हमारे पास एक बच्चा था, उसको प्रॉब्लम काफ़ी हो गई थी, उसको स्पेशल एक बच्चा है, तो उसको फिश आने लगे उसको, तो फिर हम लोग उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल में गए। बच्चा है जो थोड़ा स्पेशल होता है तो उसको सीज़र्स आते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, तो तब फंड भी नहीं था, जो केयर टेकर्स भी हुआ, तो हम लोग सफदरजंग में थे। तो उस बच्चे के साथ हम लोगों ने मैंने 3 दिन काटे उसके साथ, सेम कपड़े, क्योंकि नहीं छोड़ सकते ऐसे। अब कोई बच्चा कूड़े में मिला, अब उस टाइम थोड़ी ना मैं जो ग्लव्स पहनूँगी, कई बार लोग कहते हैं आपने वीडियो नहीं बनाई। वीडियो बनाने पे टाइम नहीं होता ना, कोई रैंडम बंदा बनाएगा, बनाएगा। मैं थोड़ा ना वो करूँगी, उठाएँगे और सबसे सबसे पहले हम क्या सोचते हैं इसकी लाइफ बचे। चाहे रोड पे कोई बंदा क्यों ना हो, हम सोचते हैं यार इसको उठाओ, फटाफट पहुँचाओ, क्योंकि लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक-एक सेकंड किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो बहुत स्ट्रगल किया है बच्चों के लिए, पर मुझको ये लगता है कि जब उसकी लाइफ बचती है ना, फिर वो आता है यार हाँ, कुछ किया, फिर मुझे थैंक्स करती हूँ परमात्मा को कि मुझे चुना। मैं कभी-कभी क्वेश्चन करती हूँ मुझे ही क्यों चुना? मेरी पूरी फैमिली में और भी तो इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको क्यों नहीं चुना? वो भी सोचते हैं। तो मैं थैंक्स करती हूँ कि हाँ, मुझे चुना। देखिए, ये एक होता है कि जो कुछ एनजीओ चला रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, टीम रहती है, ठीक है। लेकिन आप खुद फील्ड पे भी उतरती हैं, बच्चों के साथ भी रहती हैं। अ, बड़ी मम मेरा बड़ी मम्मा बहुत फ़ेमस हैं चीज़ों को। तो ये बड़ी मम्मा बच्चों के साथ क्या ऐसा करती हैं कि जो बच्चे उनके मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ैन हो गए क्योंकि कॉप के साथ है, बच्चे से भी ज़्यादा प्यार उनको मिलता है चीज़ों का। तो किस तरीके से रहता है दिनचर्या या किस तरीके से अ, एडॉप्शन पॉलिसी पे भी हम लोग को भी भारत में एडॉप्शन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और उसको भी आज उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उन बच्चों को कहाँ से वो आपके पास आते हैं, किस तरीके से अप्रोचेबल होता है? कि कल को अगर किसी ऐसे बच्चे को ज़रूरत हो तो किस तरीके से वो अप्रोच करता है? किस तरीके से? बड़ी मम्मा तो बच्चों ने अपने आप ही बोलना सीखा। मुझे लगता है शायद ये माँ शब्द अपने आप आता है, इसको कोई नहीं सिखाता, क्योंकि ऑफ़िस में मेरा स्टाफ मुझे कोई बड़ी मम्मा नहीं बोलता। जो बच्चे मेरे पास बचपन से हैं और वो थोड़े जब बड़े हो गए, बोलना सीखे, तो उन्होंने खुद ने ही बड़ी मम्मा कहना शुरू कर दिया। मेरे लिए भी जब पहली बार एक बच्चे ने मुझे बड़ी मम्मा बोला था, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था। बड़ी मम्मा? उन्होंने कहा, "बड़ी मम्मा मुझको ये चाहिए।" मैंने कहा, "हाँ।" वो कहेंगी, "बड़ी मम्मा?" फिर मुझे नहीं समझ में आई ना, मैं बड़ी मम्मा की। तो शायद वो बच्चे के मन से आता है अपने माँ-बाप को, कि हम हमारे यहाँ होम में बच्चे को किसी को भी माँ-बाप बोलना नहीं सिखाया जाता है कि आप उसको माँ बोलो, या पापा बोलो, क्योंकि रिलेशंस नहीं जोड़े जाते, क्योंकि हमने अडॉप्शन में भेजना ही होता है। तो स्टाफ तो मैडम ही बोलेगा या दीदी बोलेगा, और बड़ी मम्मा कुदरती बच्चे के मुँह से निकला बड़ी मम्मा, फिर वो बड़ी मम्मा ही बन गई मैं सबकी। तो किस तरीके से बच्चे आपके पास आते? जी। हमारे पास ना 3 या 4 कैटेगरी के बच्चे आते हैं। ऑर्फन बच्चे वो जिनके माता-पिता एक्सपायर हो जाते हैं और उनके रिश्तेदार हमारे पास छोड़ जाते हैं, दादा-दादी, चाचा-चाची। अबैंडन वो बच्चे होते हैं जिनको फेंक दिया जाता है। आप सुनते होंगे ना, बच्चे कूड़े पे फेंक दिया, गटर में फेंक दिया, वो अबैंडन तो भी गुस्सा नहीं आता आता है, कि जब दुनिया में लाना ही नहीं था तो फिर आता है। बहुत आता है हमारे पास, तो थोड़ा कानून कमज़ोर है हमारा, कि जब इस तरह के जो अपने बच्चों को फेंकते हैं, फिर अगर वो ट्रेस हो जाते हैं पेरेंट्स और वो कोर्ट में जाके खड़े होते हैं, तो कोर्ट बायोलॉजिकल को फ़ेवर करती है, हमें नहीं करती। ये थोड़ा गलत लगता है। अभी मेरे पास एक बच्चा है जिसको फेंक दिया था नाले पे, और नाले पे ना जाके बच्चा झाड़ियों में अटक गया। लोगों ने देखा और बच्चे को हमारे पास प्लेस कर दिया। फिर पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया पेरेंट्स को। वो लड़की अनवेड है और आदमी की शादी हो रखी, 2 बच्चे हैं। लड़का ऑलरेडी मैरिड था, ये लड़की अनरेड है। ऐसा हाँ, उससे बच्चा हुआ और उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद जब पुलिस ने ट्रेस किया, तो उस उन बंदों ने अपना केस खत्म करने के लिए कोर्ट में पिटीशन लगा दी कि हमें तो हमारा बच्चा वापस चाहिए। यहाँ कोर्ट थोड़ा गलत गलत करती थी, जो बायोलॉजिकल को फेवर करती है। और जबकि हमारे देश में अबॉर्शन भी जो है वो लीगल लीगल है। इल्लीगल ही है जैसे बहुत सी कंट्रीज में तो उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कहाँ पे ये मतलब हम वो कहते हैं ना कि शिक्षा की कमी है कहाँ पे मतलब या किस तरीके का आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये कोई बच्चा जब आपको मिलता होगा वो दर्द कितना होगा वो शायद हम सोच भी नहीं सकते इशू का तो आपको कहाँ लगता है कहाँ की कमी है अवेयरनेस की कमी है। हमें देखो, हम कहते हैं हमें सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में, कॉलेज में देनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए
कि अगर आप प्रेग्नेंट होते हो, आपका अफेयर है, क्योंकि आजकल बच्चे यूट्यूब, इंस्टा से सब कुछ सीखते हैं। सब आप रोक नहीं सकते, ठीक है? आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको किससे काउंसलिंग करनी है। एटलीस्ट हर स्कूल्स में, सरकारी हो, प्राइवेट हो या कॉलेजेस हो, एक ऐसा काउंसलिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए कि अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो डे फर्स्ट ना पहुंचे। और बच्चों में डर रहता है, समाज का डर रहता है, वो बच्चा पैदा कर देते हैं और उठा के एक सड़े दाब की तरफ फेंक देती हैं। फिर इनमें वो ममता भी नहीं होती, ये क्लेम करते हैं, तब भी उनको ये नहीं होता कि हमारा बच्चा नहीं, हम केस से बच जाए। केस हो जाता है। और वो क्या लगाते हैं कि हम बच्चा रखते में भूल गए थे। जो उनका लॉयर है, बच्चा रख के भूल गए थे। आप सोच पे तो रख के नहीं भूलते थे, पैसा रख के तो कोई नहीं बोलता, बच्चा रख के भूल जाते हैं लोग, पैसा रख के नहीं बोलता। और हमारा लॉ भी तो बायोलॉजिकल पेपर करता, ये एक बड़ी समस्या। ये बड़ी समस्या है। अभी भी हमने एक बच्चे के लिए स्टे ले रखा है, अब सीडब्ल्यूसी के पास है। हमने बोला कि इनको देने की जरूरत नहीं है, इनको काउंसलिंग करो, बच्चा सरेंडर करो और उस माँ का कितना को दो जिसको सच में जरूरत है। देखो, रोटी की भूख वही जानता है जो भूखा होता है। ये क्योंकि इन्होंने एक बार जिसने फेंक दिया अपना बच्चा, वो दोबारा भी फेंकेगा। वो उस लायक नहीं है। और वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हम भूल गए जी। कैसे भूल गए? बच्चा वहां को भैंसे लगा था, बच्चा भूल गए। शुक्र वो बच्चा गटर में गिर जाता, फिर हम वो लेके आते, फिर हमारे लिए मेडिकल चैलेंजेस कितने हैं। बहुत ज़्यादा। और वो भी कहते हैं ना, जो बच्चा बोल भी नहीं सकता, पैदी थी 2-3 साल की उम्र तक वो बोल भी नहीं सकता, उसके बारे में वो क्या और उसका रिवाइवल चैलेंजेस थे, उसके ऊपर से पूरे चैलेंजेस भी हैं। मेरी वाकई गवर्नमेंट से और उससे अपील भी है कि उसके बाद जो चैलेंजेस है बचाने के बाद वो और बहुत आपको हैवी आपको बताना पड़ता है, स्टेटमेंट देने की कि यार आपको सारी चीज़ें देनी पड़ती है कि कहाँ से ये बच्चा मिला, उसकी बहुत सब चीज़ों का। तो इसके बाद जब बच्चा आपके पास होता है चीज़ों का, आपने जैसे कहा कि अडॉप्शन 2 कैटेगरी और बच्चे और 2 सिर्फ एक ही सरेंडर जिसमें माता पिता खुद अपना बच्चा दे देते हैं, जिसमें अनवेड मदर हो या गर्ल चाइल्ड हो गया तो वो लोग कई बार दे देते हैं। कई कॉलेजेस के स्टूडेंट्स वगैरह भी आके कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो वो दे के जाते हैं। तो सरेंडर कैटेगरी भी है हमारे पास। तो इस सरेंडर कैटेगरी में अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा कि गर्ल चाइल्ड नहीं है, तो कहीं आपको लगता नहीं कि ये नेगेटिव है? है। लोगों को लड़कियां चाहिए ही नहीं। आज भी लोगों को लड़कियां नहीं चाहिए। लड़का आपको भी सुने, लड़का देखो किसी ने फेंका होगा तो अनवेड मदर का होगा, पर आका के किसी ने लड़का सरेंडर नहीं किया। मेरे इस करियर में किसी ने लड़का कि मेरी तीसरा लड़का हो गया मेरा, आप हमें सरेंडर करना, हम पाल नहीं सकते। पर जहाँ दूसरी लड़की होगी, हम इसको नहीं पाल सकते। अभी भी ये अभी भी ये है। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ छोटी फैमिलीज हैं, वैसे अच्छी मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों का ये हाल। लड़का किसी ने सरेंडर नहीं किया मेरे को आके आज तक कि मैडम मैं तीसरा लड़का हो गया, दूसरा लड़का हो गया, ले लो, हम नहीं पाल सकते। लड़की तो दूसरी भी लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया। ओके। तो ये हम किसी शरीर में मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम कलयुग ही चल गए, मुझे तो लगता है कलयुग एक नहीं क्या है। हम पढ़े लिखों की बात करते हैं, मैंने बच्चे उन घरों से भी लिए हैं जो पढ़ी लिखी फैमिलीज है, उन्होंने सरेंडर उन्होंने भी सरेंडर किए। कई हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा है तो सरेंडर कर रहे हैं बच्चे को, क्योंकि वाइफ को अलग शादी करनी है, उसको अलग। इसमें बच्चे की क्या गलती? ये बहुत आज की डेट में स्टिल मामला भी है कि यार माँ-बाप के चक्कर में बच्चे पिस रहे हैं, कि वो दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और बच्चे को अब कोई क्योंकि एक ज़िम्मेदारी है। तो ऐसे बच्चे मान लीजिए अगर थोड़ा बड़े होके आते हैं, जो सरेंडर होके आते हैं, इनको सँभालने में तो एक एक्स्ट्रा चैलेंजेस रहते हैं ये। कहते हैं क्योंकि जो बच्चा मेरे हिसाब से जो उतना समझ में है हमारे, कि जो बच्चा आपके पास वैसे आया कि जिसको पता नहीं, उसको सँभालना तब ईज़ी हुई है कि आपने उसको पाला-पोसा बड़ा कर दिया। लेकिन जो एटलीस्ट माँ-बाप के पास कहते हैं ना, वो माँ-बाप वो दूध पी के आ रहा है, अपनी माँ को दूध पे छोड़ रहा है, वो बहुत मुश्किल होता होगा, तो उसको कैसे कोप अप करती है? उसको, देखो बच्चे के अंदर का जो ये चीज है, देखो जो चीज आ चुकी है माँ बाप के बारे में वो कभी नहीं जाती, हम चाहे कुछ भी कर ले। उनको दिल में एक नफ़रत सी रहती है और वो एक हमेशा रहता है ना, व्हाई मी? बड़ी मम्मा हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हमारे पापा-मम्मी ने क्यों छोड़ा? हमारी मम्मी ने यहाँ पर क्यों छोड़ा? या हमारे पे पापा-मम्मी क्यों मर गए? ठीक है? व्हाई के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है और एक बचपन से जब व्हाई नहीं आता है ना, उसको कहीं न कहीं ट्रिगर होता है। जैसे बच्चे अब हमारे स्कूल जाते हैं, वहाँ मदर्स डे या फादर्स डे, तब वो नर्वस हो जाते हैं। मदर डे मनाने के लिए मतलब उनका एक अलग चीज़ होती है। तो मैं कहती हूँ बेटा मेरा ही नाम लिखो, फादर्स डे पे मेरा ही लिखो, तो लिखते हैं वो। और वो कहीं न कहीं ना इस चीज़ से वो सहम से जाते हैं। तो मेरी ये भी है कि स्कूलों में ये ना चोंचले भी बंद कर दें, फादर्स डे, मदर्स डे, ग्रैंड मदर डे, संस्कार देंगे वो ना पेरेंट्स खुद दे देंगे। कुछ बच्चे हमारे
तरह के बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चे सिंगल पेरेंट्स के बच्चे भी होते हैं। ये शायद पहली बार बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि कहीं न कहीं हमने कभी इस चीज़ को सोचा नहीं हाँ, कि जब हम पेरेंट्स डे या कोई डे मना रहे होते हैं चीज़ों का, तो बहुत से ऐसे दिन के नहीं। नहीं है। अब वो कुछ मदर सफ़र सिंगल मदर भी तो है, बच्चा लेके गए हैं, सिंगल फादर भी है जो बच्चा लेके गए हैं। अब मदर्स डे बनाना होगा बच्चे को तो बच्चा ना नर्वस हो जाता है, तो सबके आ रहे हैं। अब उनके नहीं होंगे तो बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है, बच्चा उस चीज़ को कैसे समझेगा? ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये बंद हो जाना चाहिए स्कूल्स में चोचले आप में जो रिस्पेक्ट करानी है स्कूल में सिर्फ आप पढ़ाओ, अलग एक्टिविटीज़ कराओ। ये चीज़ें तो माँ-बाप अपने आप संस्कार दे देंगे। क्या सिंगल पेरेंट्स अच्छा बच्चा नहीं पालते हैं? पाल सकते हैं। क्या एक जेंट्स अच्छा बच्चा नहीं पाल सकता? पाल सकता है। ये किसने कह दिया कि माँ औरत ही होती है, माँ आदमी भी होता है। मैंने भी एक सिंगल फादर को बच्चा दिया है, अब उन्होंने एडॉप्शन किया है उनका, तो वो कहते हैं ना बच्चा पेट लोग कहते हैं पेट से पैदा होता है, नहीं, बच्चा दिल से पैदा होता है। औरत की माँ नहीं बनती, आदमी भी माँ बनता है। बस खून अपना नहीं पिलाएगा लेकिन जीवन अपना दे। अब की ऑब्वियस ना वो जो सिंगल फादर ने बच्चा लिया है, उसका बच्चा इतना नॉटी है, मैं देख रही थी उसके अंदर कि हाँ, उसके मेरे प्रॉपर एक माँ थी उस आदमी के अंदर, अपने बच्चे के लिए, जैसे माँ को अटैक करती है हम, तो ये गलतफ़हमी है कि एक माँ ही बच्चा पाल रही है, आदमी में भी वो चीज़ है। तो हम लोग उसको क्लियर कर देते हैं आदमियों को कि नहीं, है, आदमी भी माँ ही है, बच्चे को पालने के लिए। तो कभी ऐसा नहीं होना कि जैसे आपके भी जो बच्चे हैं और जब आप दूसरे बच्चों के साथ रहती, तो आपके बच्चे उनमें नहीं आते नहीं वो भी वे लोग उनको ज़्यादा प्यार तो नहीं करते? नहीं, क्योंकि वो बचपन से रू उनके साथ ही पले हैं। मैंने अपने बच्चों को कभी अलग नहीं किया। जब मेरे पास बेड्स भी नहीं थे, तो मैं अब जिस रूम में मेरे बच्चे थे, वहीं पे हम लोग गद्दे बिछा के सोते थे, सारे बच्चों के साथ। तो मेरे बच्चे भी उसी माहौल में पले, ताकि कभी उनमें ये चीज़ आए नहीं। अब तो वो ख़ैर बड़े नहीं होंगे, उनको सारी समझ है अच्छे से। तो जब मिरेकल फाउंडेशन में बच्चा आता है, तो किस तरीके से उसका ग्रो अप होता है? और एक चीज़ कहते हैं ना कि एम, इस मिरेकल फाउंडेशन का एम क्या? इस मिरेकल फाउंडेशन का एम है ज़ीरो करना, बिल्कुल ज़ीरो। जैसे ही बच्चा आता है, स्टाफ को कह रखा है कि कोशिश करो इस बच्चे का अडॉप्शन हो। डे पर से आप मेल्स डालना शुरू करो क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसेस बहुत डिले है, डॉक्यूमेंट्स आने वाली। कुछ ना थोड़ा-सा टेक्निकल भी पहले जानना चाहूँगा कि मान लीजिए जैसे एडॉप्शन पॉलिसी भी हम आ गई थी, एडॉप्शन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट की तरफ से कोई आप लोग को पेपर या पॉलिसी तैयार करके दी गई है जिसके तहत आप लोग जाते हैं या अप्रोचेबल कैसे होता है? क्योंकि बच्चे आज तक केवल ऐसा नहीं कि इंडिया में केवल इंडियन ही बच्चों को, इंटरनेशनल्स भी जो हैं फैमिली से वो भी अडॉप्शन के और वो तो बहुत आगे बढ़ गए, कदम उठा लिए चीज़ों का। हमने कई सेलिब्रिटी स्टार वगैरह देखे हैं इंटरनेशनल तो उन्होंने भी बच्चे दूसरे अफ्रीका स बच्चों को और काफ़ी अडॉप्शन तो क्या क्या एडॉप्शन पॉलिसी क्योंकि चलिए एडॉप्शन हमें पता है लेकिन पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को नहीं पता होता। तो हम चाहते हैं कि हमारे पर्पज़ से जो पेरेंट्स हैं या अदर्स जो वो जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ है? कहीं पे भी। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कारा। कारा एक ऐसी वेबसाइट है जिससे हमारे यहाँ इंडिया में आरबीआई काम करती है, कारा ऑल ओवर इंडिया बाहर के लिए काम करती है कारा। ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, हाँ, कारा। आपको किसी भी माँ-बाप को रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कारा की वेबसाइट पे जाएँगे, ठीक है? कारा में जाके वो अपने न्यू पेरेंट्स में जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर वो दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की एजेंसी उनको होम वेरिफिकेशन करेगी। बच्चा उनको कहीं से भी मिलेगा। पहले ऑल ओवर इंडिया से था और 3 स्टेट से था। और 2022 का अमेंडमेंट हुआ, तब हुआ कि आपको नॉर्थ ज़ोन वाइज़ या साउथ ज़ोन वाइज़ आपके ज़ोन्स आएँगे। तो उसके अंदर 8 स्टेट्स आती हैं आपके। तो ज़ोन वाइज़ आपको सिलेक्ट करना होगा। कोई हरियाणा का बंदा है तो वो हरियाणा से उसका होम वेरिफिकेशन होगा। कोई बैंगलोर का है तो बैंगलोर पर एक ही बॉडी है कारा। कारा लीगल है, टाइम ज़रूर लगता है यहाँ अडॉप्शन के। सिंगल गवर्नमेंट बॉडी यस कारा, CARA का, सिर्फ़ कारा ही है। कारा में जाना है, इसके अलावा आपको दुनिया में कहीं नहीं जाना। कोई कहेगा हम करा देंगे, दैट इज़ अ इल्लीगल अडॉप्शन। कारा ही एक सिंगल बॉडी है। कारा के थ्रू फिर हम एजेंसी टाई अप है। जैसे कोई फरीदाबाद की फैमिली है या गुड़गाँव की फैमिली है, तो जैसे ही कारा में रजिस्टर करेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, उनको मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी दिखेगा। आप लोग कारा के साथ जुड़े हैं। यस। आप लोग को वेरिफाइड कर दी, कारा के साथ वो रखा। तो कारा ने वही बारी आती होगी तो वो अपने हिसाब से जिस भी एरिया या की स्टेट की है, तो उनको वो लोग कर देते हैं। तो जैसे कोई गुड़गाँव की फैमिली है, उसको मिरेकल दिखेगा, वो मिरेकल को जैसे ही चूज़ करेगा, तो उस पेरेंट्स की प्रोफाइल हमको दिखेगी।
फिर हम लोग उनको फ़ोन करके बताएँगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। हमारे यहाँ से एक सोशल वर्कर विज़िट करने जाएगा। देखिएगा फैमिली को कि एलिजिबल भी है, सूटेबल भी है, डॉक्यूमेंट झूठे तो नहीं डाल रखे हैं। अगर हमें लगता है कि वो सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, तो हम लोग उसको अप्रूवल दे देते हैं। ओके। जो ये अप्रूवल देते हैं या जो पेरेंट्स हैं, तो इसमें क्या पेरेंट्स ऐसा चाह सकते हैं कि जैसे बहुत से होते हैं कि वो चाहते हैं या हम बहुत छोटे से बच्चे से जैसे एक होता है ना कि जस्ट जन्म लिया है चीज़ों उन बच्चों को अडॉप्ट कुछ ऐसा हो क्या है कि जो थोड़ा-सा एज है, तो इस तरीके का भी उसमें कोई ऑप्शन होता है कारा में या फिर नहीं मतलब उनको अडॉप्शन करना है फिर आप लोग बताते हैं कि हमारे पास ये बच्ची है इस तरीके के? नहीं होता है। एक्चुअली कि सबको छोटा बच्चा चाहिए, चाहे वो 50 साल का पेरेंट हो। फिर कारा में एक एज लिमिट है कि अगर आपकी एज 85 से नीचे है, तो आप 0 से 2 की कैटेगरी के बच्चे के लिए एलिजिबल हो। उससे थोड़ा बड़ा है, तो आप 2 टू 4 या 4 टू 6 में जाएँगे क्योंकि माँ-बाप और बच्चे में हम लोग 25 साल का गैप देखते हैं। इतना होना चाहिए। तो एज क्राइटेरिया कारा के पोर्टल में लिखा है, सिस्टम ऑटोमेटिकली भरने नहीं देगा आपको छोटा बच्चा। जैसे अब आप आ रहे हैं 650 के आस-पास या 48 के आस-पास और आप चाहेंगे हमें 0 से 2 का ब्रैकेट मिले, तो सिस्टम बता देगा नहीं आप 4 टू 6 के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली 4 टू 6 में ही जाना पड़ेगा। ओके। और जब ये बच्चा अडॉप्ट होता है क्योंकि अभी बहुत बड़ा मुद्दा भी है चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुँ, क्योंकि चलिए आप तक जब तक आपने वेरीफाई किया देखिए आजकल किसी की नीयत पे हम कुछ कह नहीं सकते। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आज के डेट में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो जब कोई बच्चे अडॉप्ट हो जाते तो क्या आप लोग उसको क्रॉस चेक या कारा उसको क्रॉस चेक करती रहती है किस तरीके से? कोई ऐसे होता है कि सामने वालों को कुछ सबमिशन या समथिंग लाइक कुछ होता है या नहीं होता इस तरीके का? नहीं होती। पहली बात जब फैमिली का अडॉप्शन होता है तब काउंसलिंग्स वगैरह की जाती है कि हम जब बच्चा हैंडओवर कर रहे हैं फैमिली को प्रॉपर एक बोर्ड बैठता है, कमिटी उनको अप्रूवल देती है। उसके बाद बच्चे के फ़ॉलो-अप होते हैं 2 साल तक। पहला फ़ॉलो-अप होगा 3 महीने पे, फिर उसके बाद 6 महीने पे, फिर हर 6 महीने पे। अगर हमें लगता है कि और करने की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट इश्यू आ रही है या कुछ और दिक्कत आ रही है, तो फिर हम लोग और करते हैं या फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि मिक्का हमारा बच्चा सेफ नहीं है, तो हम अपना बच्चा वापस दे देते हैं। छोटे बच्चों में तो कम दिक्कत आती है, पर जहाँ बड़े बच्चे हैं, तो वहाँ पर आती है दिक्कत तो एडजस्टमेंट। वैसे क्योंकि सही बात है बड़ी मम्मा ने अगर पाला है तो वो प्यार वहाँ पे जाके बच्चा ढूँढता होगा तो वो कितनी मुश्किल होती है आपके लिए? वो बहुत मुश्किल होती है, बड़े बच्चे की अडॉप्शन बहुत मुश्किल होती है, उसको समझाना। देखो उसने बचपन से हमें देखा है, फिर सडनली एक नए माँ-बाप आ जाएँ, तो वो थोड़ा है। बड़े बच्चों में थोड़ा कारा को भी करना चाहिए, जहाँ जहाँ बड़े बच्चों की अडॉप्शन है, पेरेंट्स की कम से कम 5 से 6 बार काउंसलिंग होनी चाहिए और पेरेंट्स इतने रेडी होने चाहिए कि अगर हमने ये बच्चा ले लिया, उसके बाद चाहे वो शैतान निकले, चाहे वो कैसा वो हमारा है। हमारे इंडियन पेरेंट्स में प्रॉब्लम क्या है कि हम बच्चे अडॉप्शन लेने तब आते हैं जब हम सब कुछ कर चुके होते हैं। सारे तंत्र मंत्र करके फिर हम आते हैं यहाँ पे आईवीएफ, आईयू, पाठ पूजा सब करके। क्योंकि हम लोग शुरू में नहीं आ रहे। आपको पता हो चल जाना चाहिए कि 2 साल 3 साल में आपका बच्चा नहीं होगा, कब अडॉप्शन अप्लाई करो, नहीं। एक एक यहाँ पे ना बहुत बड़ा मिथ मैंने ये आपसे पीछे भी कहा था कि इस मिथ पे भी बात करेंगे। अडॉप्शन से हम लोग क्यों बचते हैं, क्यों डरते हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि आप अब पीआई से देख रही होंगी कि जितना वो तंत्र-मंत्र या पूजा-पाठ, आईवीएफ इससे बहुत आसान है, एक बच्चे को अडॉप्ट करके उतने साल में उसको उतना प्यार देके सींचना। तो क्या क्या लगता है आपको? क्यों ऐसा? क्या समाज ऐसा है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी अपनाप सी, मुझे समझ में नहीं आता अपना वो क्या होता है? ब्लड ग्रुप्स तो वही 5-6 ही होंगे ना, एक्स्ट्रा तो हो नहीं सकते ब्लड ग्रुप। अपने चुनन वालों के ही बच्चे ओल्ड एज होम में होते हैं। ओल्ड एज होम में जो जा रहे हैं अपने अपनों ने तो बिठाया ना उनको। और अपने खून में भी सरिता ब्लड ग्रुप एक नहीं होता। नहीं हो सकता। 80 और उससे बोलिए पता नहीं हमारी साथ ही में आपकी पीढ़ कौन-सा जीन्स किस बच्चे में आ रहा हो। तो हमारे में ना थोड़ा एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग देखो आईडिया को पैसा भी लगा रहे हैं, अपना शरीर भी खराब कर रहे हैं। मदर्स का कितना शरीर खराब हो कर ठीक है और पैसा लगा रहे हैं उस वो ट्रॉमा भी कितना है कि बच्चा कंसीव कर लिया फिर उनका अबॉर्शन है, वो मैटरी ट्रॉमा कितना है, उसको झेल रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं सिंपल से अडॉप्शन है, अपने शरीर को कष्ट ना दे के, उस पैसे को बचा के, उस ट्रॉमा को बचा के, बच्चे के फ्यूचर पे आए। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है हम लोगों को ना कि हम बड़े होंगे, हमारे बच्चा हमको पालेगा तो मुझे लगता है शायद ये चीज़ें ज़्यादा हैं हमारे। अब फॉरेनर्स को नहीं है, वो देखो स्पेशल नीड बच्चा लेके जाते हैं। स्पेशल नीड बच्चा लेके जाना मतलब वो पहले से इतने प्रिपेयर होते हैं क्योंकि शायद उनके ना पालने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि बड़ा बेटा होगा हमको रखेगा, ये बेटी होगी तो हमारे लिए करेगा। 18 के हुए आपकी ज़िंदगी अपनी, हमारी ज़िंदगी अपनी।
हमारे यहाँ बांध के रखने वाला सिस्टम है, कि लगातार चलते रहना आपके ऊपर। पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसी कौन-सी पीढ़ी? डायनासोर्स की पीढ़ी है जो चलानी है हमको, या कौन-सी आर्य समाज चलाना? हमें क्या चलाना? हमें कुछ नहीं चलाना। जब फॉरेनर्स की आपने बात की कि उनके लिए एडॉप्शन एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा, जो कि हमारे यहाँ अपने हमने कहा कि एक बहुत बड़ा रूल ही बना हुआ है कि नहीं यार अडॉप्ट नहीं करना है, अपना करना है। तो जो फॉरेनर्स आपके पास आते हैं, फिर हमने देखा दिया उसके कि फॉरेन अडॉप्ट किया, और वो भी प्रेशर चाइल्ड से। आपको बता दो स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। जो थोड़ा-सा मैं यही कहूँगा कि उनमें कुछ कमी है चीज़ की है, हर एक में अपनी एक चीज़ें। लेकिन कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा मेडिकल जो कंडीशन होती है उसमें उनको थोड़ा-सा उनको हेल्प आउट चाहिए होता है चीज़ों का। तो वो बच्चों को लेके जाते हैं, जो कि उनको पता है कि ये एक हमें कहीं न कहीं जो इसमें उनका कैरियर के पे वो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें तो उसमें उस बच्चे का अंश तो ये फॉरेनर्स मिलते हैं आपको, तो क्या अंतर दिखता है आपको फॉरेनर्स और इंडियंस का? ऑनर्स जब रजिस्टर करते हैं अपने वहाँ अपनी कंट्रीज़ में, उनका साल 2 साल प्रॉपर काउंसलिंग चलती है। हर 3 महीने में पेरेंट्स की, फादर की, मदर की, इवन उनका एक बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है, और वो जो उनके पेरेंट्स हैं उनका भी किया जाता है कि बच्चे को लेके क्या, और उनको इतना प्रिपेयर किया जाता है कि आपको जो बच्चा मिलेगा वो स्पेशल नीड ही मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा ही नहीं। और वो लोग उसके लिए भी ओके, इनको सिर्फ़ एक बच्चा चाहिए। अपना बचपना ढूँढिए। बचपना ढूँढने के लिए, अदरवाइज़ उनको ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ जब हम बच्चा लेते हैं, हम इसलिए लेते हैं कि हमारे अपने खुद के बच्चे नहीं हैं, इसलिए हम बच्चा लेने जा रहे हैं, और उस बच्चे से हमारी एस्पिरेशन बहुत होती है। कई बार कई फैमिलीज़ बच्चा लेंगी, होम से बड़ा बच्चा लिया, सडनली उठा के उसको हाई प्रोफाइल स्कूल्स में डालेंगे, क्या ज़रूरत है? आप कॉम्पिटिशन कराने के लिए ला रहे हो बच्चा। आप ये देखो बच्चा आया कहाँ से है, उसके पास पहले का ट्रॉमा होगा, होम का ट्रॉमा होगा। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो मैडम ये चला नहीं, हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं। सडनली 6 महीने में कोई संस्कार नहीं अडॉप्ट करता। कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, हम खुद नहीं कर सकते। अगर हमें भी उन्हीं जन को नहीं वहाँ भेजते हैं, नहीं अडॉप्ट कर पाएँगे। नहीं करा नहीं कर पाएँगे। फिर आप बच्चा रिटर्न करते हो कि बच्चा नहीं एडजस्ट हुआ। डेफ़िनिटली ये बच्चा एडजस्ट नहीं होगा। इतने घुटन भरे माहौल में बच्चा, हमारे पेरेंट्स की जो एचएसआर करती हैं एजेंसीज़, वो कमी क्या छोड़ती हैं, वो हर फैमिली को अप्रूवल देती हैं। नहीं देना चाहिए। डे फर्स्ट उन फैमिलीज़ को रिजेक्ट कर देना चाहिए। आपको लगता है कि उनको काउंसलिंग चाहिए, नहीं काउंसलिंग करो या उनको होल्ड करो। भीड़ इकट्ठी मत करो। आप 10 पेरेंट्स को बच्चा मत दो, पर 2 पेरेंट्स ऐसे दो जो सच में 2 पेरेंट्स बनने लायक हैं। अब हमने बच्चा दिया, बच्चा फिर वापस हमारे पास आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक मेंटल ट्रॉमा भी बच्चे को पड़ता है कि यार मैं फिर से कहीं न कहीं वो रहता ही है, कि उस घर में गया एडजस्ट नहीं हुआ या वो है उस घर का। इतना में डर क्यों जाता है कि अगर दोबारा वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहेगा तो सारी मुश्किलें होती होंगी। क्या होती है मुश्किल, मेरे पास एक बच्चा था, और हमने जब उसका अडॉप्शन कराया था, मैंने नया-नया स्टार्ट किया था, तो होती है गलती हमसे। और वो बच्चा अडॉप्शन में मुझे सच में लगा था कि फादर का इंटरेस्टेड नहीं है, लोग इसलिए ले रहे हैं कि हाँ जी, हम हाई प्रोफाइल हैं, सोसाइटी को दिखाने के लिए कि देखो जी हमें वापस नेचर को किया, अच्छे काम के लिए भी लोग कई बार अप्लाई करते हैं, हाँ डेफिनेट कि हम अच्छा फादर। वो बच्चे को उन्होंने 8 महीने रखा, 8 महीने बाद था कि लड़की बहुत ज़िद्दी है, ऐसे है, उसको वापस कर दिया, ठीक है। अब जब वो वापस आ गई बच्चा, अब वो बच्चे ने ना कड़ा पहना था, तो उसने उतारा नहीं उस कड़े को। उस कड़े को उसने उतारा नहीं क्योंकि मम्मी ने पहनाया था, क्योंकि बच्चा जब अडॉप्शन में गया तब वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था, जब रहने लगा तब उसको मेमोरीज़ आने लगी, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर वो रिटर्न हो गया। फिर उसका उस टाइम हमने कारा को भी भेजा, सबको भेजा कि इसको कोशिश करो कि जल्दी रिलीज़ हो जाए बच्चा दोबारा, होल्ड नहीं हो। जितना टाइम लंबा होल्ड रहेगा यहाँ के, और इसके साथ के बच्चे जब एडॉप्शन में जाएँगे, तो उसको मुश्किल होगी। फिर जब वो बच्चा एडॉप्शन में गया, जब उसको दोबारा काउंसलिंग शुरू की, उसने बोला मम्मा पहले क्यों गई थी ऐसे? बेटा मुझसे गलती हो गई थी चूज़ करने में। उसने बोला बड़ी मम्मा अब गलती मत करना, एक ज़िम्मेदारी। एक ज़िम्मेदार अब गलती मत करना। मैंने कहा नहीं बेटा, अब गलती मैं नहीं खाऊँगी। अब मैं बिल्कुल ठोक के, पीट के, सत्य करके दूँगी तो नहीं दूँगी। तो फिर बच्चा गया वीओएस में अच्छे से डरे। तो कहीं क्या होता है, कहीं हमारा सिस्टम जो लोग एचएसआर करते हैं, घर जाके अप्रूवल ही मत दो। सब कुछ देखो, क्योंकि हमारे बच्चे ने अगर वापिस आना होता है तो फिर मत दो। बहुत दिक्कत हो। इससे बड़ा पाप नहीं है। सारा क्यों लेना चाहती है? आपने कहा ज़ीरो, तो क्यों? ऐसा क्यों? इतना अच्छा चल रहा है बच्चों को, उन बच्चों को मई माँ मिल रही है, चीज़ें हैं। देखो, मैं बड़ी मम्मा हूँ, माँ नहीं हूँ। माँ माँ-बाप होते हैं। अब जब बच्चा बड़ा होता है ना, जब वो पूछता है, उसको चाहिए पेरेंट्स,
जब हम लोग बैठे होते हैं तो स्कूल से जब बच्चे आते हैं ना तो अपनी डायरी निकालते हैं, दिखते हैं, बड़े मामा नमस्ते, आज ये करा, ये आई कार्ड की फोटो होती है जब मेरी, कि टीचर ने ये लगाया, आज डायरी ने ये लिखा। तो ये सब चीजें चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ हर बच्चे को अडॉप्शन नहीं जाए। होम में नहीं, बस वही बच्चा रखो इसका सच में जेन्युइन रीजन है, कोई स्पेशल नीड है जो बेड पे है, या कोई बड़ा बच्चा है, या कोई विक्टिम है। अदरवाइज मेरा तो बस चले, मैं तो 80 के 80 बच्चे आज मैं आता हूँ सारे भेज दूंगी मैं पेरेंट्स के पास। माँ बाप जो कर सकते हैं वो हम चाह के भी नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। मुझे हर चीज के लिए डोनेशंस लेनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। मेरे एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स के से बोला कि मुझको नहीं गाड़ी चाहिए, ऐसी वाली, मतलब वो रिमोट से चलने वाली, बड़ा बच्चा अडॉप्शन का। मैंने उसको पूछा, बेटा मुझसे क्यों नहीं मांगा आपने गाड़ी के लिए, मैं आपको ला के देती। नहीं बड़ी मम्मा, आपके पास वैसी फंड कम है ना, आप बहुत परेशान घूम रहे थे ना। सोचो उसने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि बड़ी मम्मा के पास पैसे नहीं है, इसलिए से वो रिमोट वाली गाड़ी मुझसे नहीं मंगाई। जब उसका अडॉप्शन का टाइम चल रहा था तब उससे पेरेंट्स एक्सपेक्ट किए। तो इससे अच्छा तो फिर माँ बाप होने चाहिए ना। ये बात सही है कि वहाँ पे स्पेशली कहीं न कहीं वो अच्छा है कि हम लोग बच्चों के सामने बात नहीं करते, तो ऐसे नहीं, पर बच्चे ना बहुत समझदार होते हैं। कहते हैं ना बच्चे के सच सच्ची है। और वो तो उसने कब सुना होगा, उसको कैसे, मैं कहा, नहीं बेटा मैं गाड़ी ला सकती हूँ बेटा, इतना फंड है मेरे पास, इतना फंड है, मैं गाड़ी ला सकती हूँ बेटा। तो सोचो उसने अपनी इच्छा दबा ली कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, ऐसे भी सोचो। तो इसलिए बेशक ताला लग जाए, बच्चे पेरेंट्स के पास हो, पेरेंट्स के पास वो खुश होके हर चीज़ से वो अपने हक से मांगेंगे। हम लोग आज को भी माँ बाप से हक से मांगते हैं, मम्मी ये दे दो, मम्मी ऐसे कर दो। वो हक होम में नहीं होता, किसी भी होम में। होम की अगर बात करें, तो हमने देखा है कि एनजीओज़ के नाम पे बहुत से फर्जीवाड़े किए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बढ़ रही है, उसमें भी कई बार हमने देखा है कि एनजीओज़ की जो भूमिका होती है बहुत संदिग्ध कह सकते हैं। उनको लेके क्या कहना इसीलिए गाँवों ने 2015 में अमेंडमेंट किया था, जो भी वो बच्चों से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जहाँ भी बच्चा नाइट में स्टे कर रहा है, वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होगा ही होगा, ताकि एक-एक बच्चा पोर्टल में रजिस्टर हो। अगर वो एडॉप्शन में नहीं जा पा रहा तो उसका रीज़न क्या है? कई बार कई सिंगल पेरेंट्स होते हैं जो बाहर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और अपने बच्चों को यहाँ पाल रहे होते हैं। उसके लिए भी सरकार ने कोशिश की है कि 4,000 हम ऐसे माँ-बाप को दें और अपने बच्चों को अपने पास रखो। कुछ इस तरह के माँ-बाप भी हैं। है? ओके। तो लेकिन अ, जब आप लोग की जैसे अगर आपकी एज चलाएँगे तो आप लोग के पेपर्स जमा होते होंगे गवर्नमेंट के पास या इसी तरीके से स्क्रूटनी पे किस तरीके से होती है? क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि इस फंड पाने के लिए या कुछ हम ये हँसते हैं गवर्नमेंट से अपने फ़ायदे निकालने के लिए, कुछ पब्लिक लोगों से फ़ायदे निकालने के लिए एनजीओ रजिस्टर्ड होती हैं, लाखों-लाख एनजीओज़ रजिस्टर्ड हुई हैं, क्योंकि भविष्य बच्चों का खराब होता है। तो कहाँ पे आपको लगता है, आपको कहाँ पर्सनली लगता है कि इस सिस्टम को सुधार दिया जाए तो ये बेहतर हो जाए? तो भाई ये है कि देखो, जब गवर्नमेंट से हम लोग डील करते हैं, गवर्नमेंट की जो फाइल्स का प्रोसेस है उसका एक टाइमलाइन होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर का फंड नहीं आए, उसमें देखो हमें कितना मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चे बच्चे पालने, मेडिकल चाहिए, एटलीस्ट एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि आपको 3 महीने के अंदर सारे डॉक्यूमेंट लेके डिपार्टमेंट को सबमिट करने हैं। सेंट्रल तो फंड रिलीज करता है, स्टेट भी दे बैठा है, और जो नीचे काम करने वाले हैं ना, वो फाइलें नहीं चलाते। उनको चलानी चाहिए, उनके ऊपर फॉर टाइम यूज़ होना चाहिए कि इस मिराकल की या किसी भी एनजीओ की फाइल आ रही है, आपको 2 महीने या 60 डेज़ के अंदर कंप्लीट करके भेजनी है। कुछ भी क्वेरी है तो उसको 60 डेज़ में कंप्लीट करो आप। जो नीचे बंदे बैठे हैं उनको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंट्रल फंड नहीं दे रहा, ये स्टेट फंड नहीं दे रहा। ये टाइमलाइन होनी चाहिए टाइम में होनी चाहिए। कि जैसे हमारा पढ़ाई के टाइम ये साल में 10 में आ जाते हैं, एक ऐसी टारगेट। हाँ, ऐसा आना चाहिए। तो उससे क्या हमारा डेफिशिएंट नहीं जाएगा। कुछ हमने सीएसआर से, कुछ डोनेशन से बन तो मतलब बच्चों पे इम्पैक्ट नहीं करेगा और जो बच्चों को चाहिए चाहिए। एटलीस्ट जो मिनिमम हाँ, उन्हें नहीं एक मिलेगा। अगर को फंड होता तो सरकार से फंड क्यों लेते? और मैं मानती हूँ कि सरकार से मैं क्यों नहीं लूँ, पब्लिक इतना टैक्स दे रही है, सब कुछ दे रही है, प्लीज़ ज़रूर सरकार को भी आगे आना चाहिए। आनी चाहिए। आज ऐसे इंसान खड़े ही नहीं हो पाएँगे, तो सँभालेगा कौन? फिर तो झाड़ी में ही बच्चे होंगे, हमारा जो वो कह सकते हैं विषय है वो हमारा। और कहीं न कहीं कितनों का आप जीवन सँवारने, कितनों को वो पैरेंटिंग भी मिल पाई, उस एडॉप्शन के चलते उन बच्चों को अगर नहीं सँभाला होता, तो वो नहीं। और सरकार आपको नहीं मदद करेगी तो कौन? कौन करेगा? ऑब्वियसली देखो, बच्चा आपके देश का, आपके संसार का भविष्य है। मैं इस चीज़ को मान के चलती हूँ, इसलिए हम लोग एडॉप्शन को प्रायोरिटी देते हैं। जी, ये बात तो सही है कि इस जो सूनी गोद है उसको आप भरने का काम कर रही हैं और मतलब एक माँ को ममता और पिता बुल्लू कहते हैं ना प्यार वो चीज़ें हैं ये। मिलती है। तो क्या आप चलते-चलते लास्ट सवाल आपसे
ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन जब पर्सनल लाइफ़ में आप जाके एक कहते हैं ना कि जो मी टाइम होता है, हुँ, वो मी टाइम कभी मिल पाता है? नहीं, मी टाइम नहीं होता। और जब बच्चों को देखती हैं या जब घर में जाती है, कई बार ऐसी भी होती है कि अपनी भी निजी ज़िंदगी है, चीज़ें हैं कि बहुत से कई फंक्शन है चीज़ों में, तो कैसे एडजस्टमेंट हो? जो मेरा मी टाइम है वो मेरे के ही है। मैं, मेरे तीनों बच्चे, हम लोग वही वहीं इधर ही है। तो वो घर है मेरा। तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मी टाइम के लिए अपना ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। और शायद ये नहीं हो तो मेरे लिए मुश्किल है, सर्वाइव करना मेरे लिए। मेरे कई फ्रेंड्स बोलते हैं तेरी ज़िंदगी बन चुकी है। मैंने कहा हाँ, ये सच में मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। इसके बे इस बच्चों के अलावा मैं शायद नहीं जी सकती। मुझे बस ये बच्चे चाहिए, शोर चाहिए तो सोना भी मुझे शोर चाहिए। बच्चों की चीज़ें चाहिए। जी, मैं खा भी रही तो वो मेरी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मैं ना साइड में बैठी हूँ। कभी-कभी कई बच्चे के बैठे होते हैं चेयर पे, फैमिलीज़ आते हैं, हम लोग साइड में हो रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं। तो यही लाइफ़ है और मुझे लगता है मैं खुश हूँ इस लाइफ़ से। मुझे कभी लगा नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कहीं आने की, कहीं जाने की, कभी एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब लास्ट में हम लोग मूवी देख के आए थे सितारे ज़मीन पे आमिर खान की। बच्चों ने बोला कि हमने वो रीडर बुक टाइम पे किया था, आप बताते घुमाओगे हमको। मैं कहा ठीक है, घुमाऊँगी बहुत जल्दी कर लिया। तो मैं दिखा के लाई के साथ हम लोग फिर डोमिनोज़ भी गए, वहीं पिज़्ज़ा खाया, वहीं झूले। तो हम लोग ऐसे दिन थे हम लोग। मतलब बचपना जो है वो आपने जी मेरा भी बचपन आज देखो है, मुझे एक चीज़ हमेशा मानूँगी, आप किसी से कोई रिश्ता बनाओ, चाहे मियाँ-बीवी का हो, भाई-बहन का हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई एक मकसद होता है या कोई ना कोई एक लालच होता है। एक बच्चे ही ऐसे होते हैं जो सच में आपसे प्यार करते हैं। हम प्यार की डेफ़िनेशन लेंगे ना, तो प्यार की डेफ़िनेशन बच्चा है। बच्चा आपको अच्छे से प्यार करेगा, चाहे आप खराब हैं, आप नहीं हैं सही, सुंदर हो या नहीं हो। बच्चा सच में आपसे प्यार करता है। बच्चा आपकी शक्ल-सूरत देख के प्यार नहीं करता। आपकी जेब में कितना पैसा है, आपकी क्या रेपुटेशन है, नहीं, बच्चा ही सच्चा प्यार करता है। तो वो सच्चा प्यार है मेरे पास। सॉरी जो कहीं ये कहते हैं ना कि परमात्मा की कृपा पे कहीं बात आई, मुझसे ज़्यादा कोई पैसे वाला है मानते नहीं है। वो कहते हैं ना वो महाबली में जो पिक्चर में जो वो मैं अपने आप को वही समझती कि इतने सारे बच्चों की जब जैसे भी रक्षाबंधन है हम मेरी बच्चे हों, आपके भी अपने बच्चे हैं, तो क्या दिखता है या क्या लगता है? कई बार ऐसा भी होता होगा जैसे जिस बहन ने भी राखी बाँधी है, उसका एडॉप्शन हो गया दोनों में से, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो में जो अगर सिबलिंग्स है ना, हम सिबलिंग्स को आपस में राखी बँधवाते हैं, बाकी बच्चों को नॉर्मल तरीके से करते हैं क्योंकि वो अटैचमेंट नहीं हो, क्योंकि उन्होंने एडॉप्शन में जाना है। एडॉप्शन में भी जितना छोटे चला गया बेटर है, अगर बड़ा बच्चा है और उसको हमने यहाँ रिलेशन बना दिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे क्या है, वो सब उसको फिर राखी बाँधते हैं। ये बहुत ध्यान देना हाँ, कि अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट का बहुत देना पड़ता है बड़े बच्चों के साथ खासकर। छोटे बच्चों में तो दिक्कत नहीं है, छोटे-छोटे बच्चे उनके लिए तो राखी जैसे कल तीज मनेगी, तो उनको पता है कि हाँ मेहंदी-वेहंदी लगेगी, चूड़ियाँ आएँगी, ऐसे आएँगी, तो वो अब अलग से फेस्टिवल मैं सारे को करती हूँ। जैसे आज वो कारगिल दिवस था, तो बच्चों ने बनाया प्रॉपर, पेंटिंग बनाई, सारा कुछ दिया। वो लिख रहे थे जय जवान, जय किसान। मैंने कहा हाँ, जय जवान, जय किसान। त्योहार मैं सारे मनाते हैं। हवन भी करवाती हूँ, नवरात्रों में हवन कराते हैं, बच्चा पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर। अ, यहाँ पे एक बात चलिए तो थोड़ा से वैसे तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है। जब एडॉप्शन होती है तो नर नहीं लेते, सबको कुछ दिक्कत आती थी? हाँ, कई लोग आते हैं कि अडॉप्शन में इस धर्म का बच्चा नहीं चाहिए, उसमें नहीं है। हम लोग सिंपल सी बात है, आप बच्चा क्यों लेते थे? बोले मैडम अपना वंश चलाने के लिए। इफ यू कम फॉर अडॉप्शन वंश तो वैसे ही नहीं चला। तो धर्म का हम लोग नहीं लिखते, कॉलम है पर मैं किसी बच्चे का धर्म नहीं, क्योंकि मैं धर्म के लिए काम नहीं करती, मैं इंसानियत के लिए काम करती हूँ। बच्चे का धर्म वही होगा जिसके पास माँ-बाप के पास जाएगा। धर्म कुछ नहीं होता। यहाँ भी हमारी उम्मीद के बच्चे को कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। मैं माता रानी को बिलीव करती हूँ। मेरा छोटा बेटा हनुमान जी का भगत है। मेरा बड़ा बेटा गुरुद्वारे जाता है, ठीक है? मेरी बेटी को शिव जी पसंद है, उसको शिव जी की पूजा करनी है। तो तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है, जो भी पेरेंट्स की तरफ जा रहा होता है चीज़ हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए ये जे-जेक बना कि हर धर्म का व्यक्ति इसमें आके अप्लाई कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम्स हो, वो हर बंदा। इंडिया में एक और है अडॉप्शन का हामा हिंदू अडॉप्शन एक्ट। 2 कानून है बच्चे गोद लेने के, एक है कारा, एक है हिंदू अडॉप्शन एक्ट। हामा के अंदर ये दिक्कत थी केवल हिंदू ही अपना बच्चा हिंदू को दे सकता था और बाकी कम्युनिटी को अगर चाहिए वो कैसे लेगा? एक्ट तो है ही नहीं ना, इसलिए जे एक्ट बना। उसके अंदर इसलिए कारा के अंदर ये है कि हर धर्म का व्यक्ति बच्चा के लिए अप्लाई कर सकता है, तो धर्म नहीं है यहाँ।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद सिमरन जी, इस अनपढ़ गॉसिप में ऐसी बातें करने जो दिल को छूते। थैंक यू सो तो ये हमारे साथ सिमरन नामा जिन्होंने अपनी बात रखी। तो आपके भी कोई सवाल हों अडॉप्शन से लेके चीज़ों से तो आप यहीं से संपर्क कर सकते हैं।